नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर मौर्य। आप देख रहे हैं जानकारी अड्डा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का चुनाव बहुत ही जल्द होने वाला है। सरकार बहुत ही जल्द ग्राम प्रधान के चुनाव की निर्धारित डेट घोषित करने वाली है। तो दोस्तों, इसके लिए जो भी मित्र प्रधानी लड़ने का विचार कर रहे हैं या बीडीसी लड़ने का विचार कर रहे हैं या जिला पंचायत सदस्य बनने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए एक विशेष अपील है कि वो सबसे पहले सारी जानकारी इकट्ठा कर लें कि वो उन्हें क्या करना है, उनके पास क्या दस्तावेज होना चाहिए, क्या तैयारी करना जरूरी है। इसलिए दोस्तों, और वो कौन से व्यक्ति होंगे जो यूपी में ग्राम प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि चुनाव कब होगा, आपको चुनाव से संबंधित क्या तैयारियां करनी हैं और आपके पास क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इसकी तैयारी के लिए वह कौन से व्यक्ति होंगे जो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको उनके ही बारे में बता देना चाहता हूं कि यदि यह चीजें उनके पास हैं तो वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रहेंगे। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं जो ग्राम पंचायत चुनाव में कौन कौन चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसमें आ जाते हैं सरकारी कर्मचारी, सबसे पहले आ जाते हैं। यानी यदि कोई भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी के रूप में काम कर रहा है, वह व्यक्ति प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, यदि जैसे कोई ग्राम विकास अधिकारी है, कोई लेखपाल है, कोई पंचायत सचिव है या कोई किसी भी विभाग में यानी सरकारी कर्मचारी अगर वो है, चाहे वो राज्य सरकार के अंतर्गत काम कर रहा हो, चाहे केंद्र सरकार के अंतर्गत काम कर रहा हो, यदि वो सरकारी कर्मचारी है तो वो प्रधानी नहीं लड़ सकता है। हाँ, ये चीजें हैं, उसके लिए वो प्रधानी की तैयारी कर सकता है क्योंकि वो अपने घर में किसी अन्य सदस्य के नाम पर टिकट लेकर के वो प्रधानी लड़वा सकता है, लेकिन वो प्रधानी लड़ नहीं सकता है। इसी क्रम में जो दूसरा नंबर आता है दोस्तों, वो ये होता है कि जो लोग भ्रष्टाचार या अविश्वास के लिए बर्खास्त रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कौन से व्यक्ति होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिन्हें सरकारी सेवा से भ्रष्टाचार या नैतिक अविश्वास के कारण निकाला गया हो। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो भ्रष्टाचार में संलिप्त था, उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और उसे अविश्वास कारण से निकाला गया है, तो वह व्यक्ति 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। यह चीज हमेशा ध्यान दें कि 5 साल बीत जाने के बाद वो चुनाव की दावेदारी ठोक सकते हैं, लेकिन अगर उनके साथ इस तरह की कोई कार्रवाई हुई है, यानी वो किसी भी तरह के भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे हैं और उन पे गवर्नमेंट ने कार्रवाई किया है, तो वो 5 साल तक इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। और जो तीसरी चीज है दोस्तों, वह है आपराधिक दोषी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी अपराध के कारण उनको जेल हुई रहती है, सजा हुई रहती है या सजा काट करके लौटे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति भी प्रधानी के लिए अपनी दावेदारी नहीं ठोक सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जिन पर गंभीर अपराधों में दोष सिद्ध हो गया रहता है, जैसे हत्या, बलात्कार, घोटाला, यानी किसी भी तरह का यदि उन्हें सजायाफ्ता मुजरिम हैं वो, तो उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। 2 साल या उससे अधिक सजा हुई हो और रिहाई पर भी आए हो, तब भी वो 6 साल तक अयोग्य ही रहेंगे, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगली कड़ी में वे लोग भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं जो लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ या बहरे गूंगे हों। अब मानसिक रूप से अस्वस्थ या बहरे गूंगे का मतलब ये होता है कि यदि न्यायालय द्वारा उन्हें असमर्थ घोषित कर दिया गया है, उन्हें बता दिया गया है कि यह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, यानी पागल टाइप का आदमी है, इसका दिमाग खराब रहता है, ये करना कुछ और करने कुछ लगता है, तो ऐसे व्यक्ति भी प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस कड़ी में आगे देखते हैं मित्रों, तो जो व्यक्ति दिवालिया हो। अब दिवालिया कौन होता है?
जिन पर कर्ज बकाया हो और उन्हें दिवालिया घोषित किया गया हो, वे अयोग्य होते हैं। अब कर्ज कैसा बकाया हो, जैसे कुछ लोग होते हैं वो बिजली का बिल ही नहीं जमा करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो सरकार से कर्ज ले लेते हैं और उसे वापस नहीं करते हैं, कुछ लोग होते हैं किसी भी तरह का कर्ज बैंक से ले लेते हैं। तो यदि वो किसी भी तरह के कर्जदार हैं और गवर्नमेंट से उन्होंने कर्जा लिया, अभी तक वो कर्ज नहीं वापस कर पाए और उन्हें न्यायालय ने दिवालिया घोषित कर दिया है, ऐसे कर्जदार, ऐसे दिवालिया व्यक्ति वो भी चुनाव की दावेदारी नहीं ठोक सकते हैं। इसमें 6वें नंबर पर आता है जो लोग पंचायत के द्वारा भी कर्जदार हैं, यानी पंचायत के जो कर्जदार हैं, जैसे जिनके ऊपर पंचायत का बिजली, बैंक का, सहकारी समिति का 1 साल से अधिक का बकाया है, उन्हें भी पंचायत चुनाव में प्रधानी की दावेदारी करने का हक नहीं है। इसी तरह से दोस्तों आगे की कड़ी में पंचायत के ठेके या लाभ में हिस्सा, जो लोग पंचायत से ठेका, सप्लाई, लाइसेंस, कमीशन ले रहे हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जैसे कि पंचायत की सड़क बनवाने का ठेका लेने वाला, यानी यदि कोई भी व्यक्ति पंचायत में किसी भी तरह का सरकारी लाभ ले रहा है तो वह व्यक्ति भी पंचायत में प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकता है। चुनाव खर्च का हिसाब न देने वाला, यदि कोई उम्मीदवार पहले चुनाव में खर्च का विवरण नहीं देता है तो उसे 3 साल तक अयोग्य घोषित किया जा सकता है। जैसे कोई पिछले बार पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ा लेकिन वह अभी तक अपने चुनाव खर्च का हिसाब किताब नहीं दिया है, ऐसे व्यक्ति को भी पंचायत में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्ति भी चुनाव के दौरान प्रधानी की दावेदारी को नहीं ठोक सकते हैं। झूठे जाति प्रमाण पत्र, जी हाँ दोस्तों, हमेशा प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए, चाहे वो प्रधानी हो, चाहे वो बीडीसी हो, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, जब भी पंचायत का चुनाव होने लगता है तो कुछ कागजात ऐसे होते हैं जिन्हें हम वीडियो में आगे कवर करेंगे। उसी में से एक कागजात आता है जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट। यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, कुछ लोग गलत जाति प्रमाण पत्र बनवा करके वो भी चुनाव मैदान में आकर अपनी दावेदारी को ठोकते हैं और मिली जुली केस बना करके वो प्रधानी जीत भी जाते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा कुछ उनका कुकृत्य पकड़ में आ जाता है तो उनकी प्रधानी निरस्त की जा सकती है। इसलिए ऐसे झूठे जाति प्रमाण पत्र के सहारे चुनाव लड़ने वाले लोग जो होते हैं वह भी प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगली कड़ी में दोस्तों 2 या 2 से अधिक, यानी 2 से अधिक जिसके बच्चे हैं वह भी प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसमें एक चीज यह भी ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि जैसे कुछ ही राज्य भारत सरकार के अंतर्गत भारत देश में कुछ ही राज्य ऐसे हैं जो यह नियम लागू कर चुके हैं अपने यहाँ कि हमारे यहाँ कोई भी पंचायत का चुनाव तभी लड़ सकता है जब उसके पास 2 बच्चों से ज्यादा बच्चों की संख्या ना हो। लेकिन हालांकि उत्तर प्रदेश में यह चीज अभी लागू नहीं है, लेकिन आगे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जब ऐसा कोई नियम होगा तो आपको उससे रूबरू जरूर कराया जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। यूपी में चुनाव सब लोग लड़ सकते हैं, जिनके पास योग्यता है वो चुनाव लड़ सकते हैं। और यहां पर 11 नंबर पे आता है शौचालय का ना होना। जी हां दोस्तों, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में जिनके घर में प्राइवेट कार्यशील शौचालय नहीं है वो भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखा जाता है दोस्तों कि कुछ राज्य सरकारें वो नियम बना करके रखती हैं कि यदि आपके पास सरकारी शौचालय या फिर प्राइवेट शौचालय जो भी है, शौचालय आपके घर में नहीं है, तब भी आप प्रधानी के चुनाव की दावेदारी नहीं ठोक सकते हैं, यानी मानक विहीन आप तब भी माने जाएंगे। ये चीज जरूरी होता है। वैसे शौचालय सबके पास होना भी जरूरी है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का हमेशा कहना रहता है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत घर घर शौचालय का होना जरूरी है। तो इस कड़ी में दोस्तों आगे जो भी लोग संसद विधानसभा के सदस्य हैं, यानी एमपी एमएलए हैं, जैसे कोई विधायक है या कोई सांसद है, तो वह व्यक्ति प्रधानी के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है। और जायज सी बात है, यदि कोई सांसद है और कोई विधायक है तो वह प्रधानी का चुनाव लड़ना भी नहीं चाहेगा, लेकिन यदि वो लड़ना भी चाहता है तो वह इस पद के लिए दावेदार नहीं हो सकता है। आगे क्या होता है मित्रों, 13 नंबर पर जो आता है कि और कौन है जो
नहीं लड़ सकता है अन्य पंचायत में सदस्यता। जैसे कोई व्यक्ति है, उसका मकान 2 जगह उसका आवास है, वो कहीं और से सरकारी ग्राम पंचायत में प्रधान है या बीडीसी है, जिला पंचायत सदस्य है या किसी भी पद पे है, वह व्यक्ति भी एक दूसरी ग्राम पंचायत से प्रधानी का दावेदारी नहीं ठोक सकता है। इस तरह से दोस्तों आपने देखा, हमने आपको सब कुछ बताया कि वह कौन कौन से लोग हैं जो प्रधानी की दावेदारी नहीं कर सकते हैं। 2025 में जो भी प्रधानी का चुनाव होने वाला है वह आप लोग देखेंगे 2026 के स्टार्टिंग में ही डेट, चूंकि अभी कोई निर्धारित नहीं है, सरकार का जो भी नियम होगा, जो भी गाइडलाइन होगी, वो बहुत जल्दी आपको उससे रूबरू कराया जाएगा जब भी आएगी। अब लेकिन इसमें यह भी एक सुझाव है कि शेष इसके अलावा जो भी व्यक्ति बच रहे हैं वो प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हैं। और अब प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए एक सुझाव यह भी है कि वह अपने नामांकन करने से पहले अपनी जो तैयारी है कागज की, उसमें नो ड्यूज सर्टिफिकेट होता है। यदि आपका किसी तरह का लोन है, यानी सरकार के यहाँ आपकी किसी प्रकार की बकाया धनराशि है, जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि बिजली का बिल है या किसी तरह का लोन है या किसी तरह का भी आपने सरकार से लोन ले रखा है, उसका नो ड्यूज लेटर आपके पास होना चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल। और शिक्षा प्रमाण पत्र, यानी आपकी एजुकेशन क्या है, आप कितना पढ़ाई लिखाई किए हैं, उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, यानी आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, इसका भी प्रमाण पत्र आप अपने नजदीकी जिला सीएमओ ऑफिस से बनवा सकते हैं यदि इसकी जरूरत पड़ती है। यानी जिला पंचायत कार्यालय में यदि आपसे ये चीज मांगा जाता है चुनाव के दौरान, तो यह भी आपको देना पड़ सकता है। यदि अयोग्यता पर विवाद हो, यानी किसी भी तरह का, आप जो है अपने निर्वाचन अधिकारी या निर्वाचन कार्यालय से आवेदन करके ये सारे कागजात दुरुस्त करवा सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आपने देखा कि आज की इस वीडियो में हमने प्रधान के लिए कौन अयोग्य है कौन योग्य है, इस पर कवरेज किया। और दोस्तों यदि किसी को भी 2026 में, क्योंकि 2026 के जहां तक है स्टार्टिंग में ही प्रधानी का चुनाव होना तय है, लेकिन अभी कोई इस तरह की ऐसी कोई डेट निर्धारित नहीं हुई है, फिर भी आपसे हम यह कहना चाहेंगे जानकारी अड्डा के माध्यम से कि यदि आपको प्रधानी का चुनाव लड़ना है तो आप इस प्रधानी के चुनाव की तैयारी को अभी से ही जोर शोर पर लग जाइए, क्योंकि कुछ लोग अभी ही वो अपनी तैयारियों पर लगे हुए हैं। यदि आप कुछ पहले से ही लग जाते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अगली वीडियो में आपको यह बताएंगे कि प्रधानी के चुनाव की डेट कब निश्चित होने वाली है, प्रधानी का चुनाव का डेट कब घोषित होने वाला है, कितना तारीख को प्रधानी का चुनाव होगा आपके यहाँ। तो इसके लिए आप देखते रहिएगा अपने चैनल जानकारी अड्डा को। और यदि आपने जानकारी अड्डा को सब्सक्राइब कर लिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। और अगर आपने अभी तक जानकारी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मैं आपसे निवेदन करता हूं, विनम्र आग्रह करता हूं कि आप इस चैनल जानकारी अड्डा को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि भविष्य में आपको तमाम तरह की जानकारियों से जुड़ी वीडियो मिलती रहे। मिलेंगे फिर किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।